सर्कल। मूवी की शुरुआत एक कमरे में होती है जहाँ पर हल्की सी रोशनी आती है और रोशनी के आने से घेरे में खड़े लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में बेहोश है। अचानक एक जवान लड़की जागती है और वो आवाजें लगाती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो लड़की आगे चलने की कोशिश करती है तो उस कमरे में बजर की आवाज आती है। वो देखती है कि वो एक रेड कलर के सर्कल में खड़ी है और अब की बार वो पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने पर बजर दोबारा बज जाता है, जिसका मतलब है कि वो नीचे बने सर्कल से बाहर नहीं निकल सकती। अब वो अपने साथ खड़े एक फौजी को छूने की कोशिश करती है लेकिन फिर एक और बार बजर बजने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की के हाथ में गोला चमकता है। अब उस कमरे की दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी बोलता है, लड़की तुम इधर उधर हिलना बंद करो, वहीं खड़े रहो, वो लोग हमको देख सकते हैं। अब लड़की उस आदमी से कुछ सवाल जवाब करती है लेकिन आदमी भी सवालों का जवाब नहीं देता और बस अनुमान लगाकर सब बता रहा है। तभी एक और औरत होश में आती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। सबसे पहले होश में आया हुआ आदमी उस औरत को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत अपनी जगह से भागती है। अब ऐसा करते ही वहाँ पर काले गोले से एक बिजली निकलती है और उस औरत को मार डालती है। तभी अचानक वहाँ पर पूरी रोशनी आती है और ऐसा होते ही सभी लोग जाग जाते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी भी घबराहट से बिजली के झटके से मारा जाता है। अब पहला आदमी सभी लोगों से अपनी जगह से ना हिलने को बोलता है और इसके दौरान एक पुलिस वाला अपनी बंदूक ढूंढने में लगा होता है। पहला आदमी बोलता है, आप लोग अपनी जगहों पर खड़े रहो और अपने पास वाले किसी भी आदमी को मत छुओ। तभी वहाँ पर बीप बीप की आवाज आती है। जो एक आदमी मारा गया है उसके हाथ में गोला चमकता है और उसको बिना किसी चीज की मदद से बाहर की तरफ खींचा जाता है। बीप बीप की आवाज आती रहती है और इसके दौरान उन सभी लोगों के बीच वाले काले गोले में बिजली इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब इससे पहले कि सबसे पहले जगह इंसान दोबारा कुछ बोल पाता, उसको बिजली का झटका लगता है और वो मर जाता है। सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जब तक सभी लोग अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं तब तक टोपी वाला लड़का पता लगाता है कि वो जमीन पर चल रही तीर के निशान वाली लाइट को काबू कर सकता है। अब अपनी इस बात को पक्का करने के लिए वो लाइट को एक औरत के सामने जाकर रोक देता है और अब की बार वो औरत बिजली का शिकार बन जाती है। अब सभी घबराहट में पूछते हैं, हमारे साथ ही चल क्या रहा है? तो टोपी वाला लड़का बोलता है, देखो जमीन पर चल रही इस लाइट को तुम सभी काबू कर सकते हो और अपने हिसाब से चला सकते हो। सभी उस लड़के की बोली बात के हिसाब से लाइट को काबू करने की कोशिश करते हैं और सभी को पता चलता है कि जिस लाइट को वो काबू कर पा रहे हैं वो बस उस लाइट को ही देख सकते हैं। टोपी वाला बोलता है कि हम लोगों को तय करना होगा कि हम में से अगला कौन सा इंसान मारा जाएगा। बीप बीप की आवाज दोबारा शुरू होती है और बिजली से एक आदमी फिर मारा जाता है। फिर एक और बार बीप बीप की आवाज शुरू होती है और इसके दौरान एक प्रेग्नेंट औरत आसपास देखकर पता लगाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे ही दोबारा बिजली एक और इंसान पर गिरती है, प्रेग्नेंट औरत बोलती है, मुझे लग रहा है हम किसी एक को मारने का खुद ही चुनाव कर रहे हैं। कोई एक इंसान किसी को मारने का चुनाव नहीं कर सकता। जिसको भी सबसे ज्यादा लोग चुन रहे हैं उसको ही बिजली का झटका लग रहा है और चुनाव हम मुट्ठी बंद करके कर सकते हैं। कोई बोलता है कि हमें मरे हुए लोगों का ही चुनाव करना चाहिए और सभी इस बात के लिए मान भी जाते हैं। बीप बीप की आवाज दोबारा शुरू होती है और आवाज के रुकते ही बिना चुनाव किए भी एक और इंसान मारा जाता है। और जब अगली बार बीप की आवाज शुरू होती है, इस बार कोई किसी का चुनाव नहीं करता। अचानक जमीन पर बनी तीर के निशान वाली लाइट्स एक साथ जल जाती हैं और ये तरीका भी नाकाम रहता है क्योंकि एक और इंसान बिजली से मारा जाता है। मतलब साफ है कि आपको किसी न किसी को मारने का चुनाव करना ही होगा। अब ये ब्लू हुडी वाला लड़का बोलता है, सभी लोग चुप हो जाओ, हम सभी को मिलकर एक अच्छी तरकीब बनानी चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि यहाँ पर चल क्या रहा है और साथ ही हम सभी कैसे जिंदा बच सकते हैं। लड़का अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, सबसे पहले तो हमें बूढ़े लोगों को चुनना चाहिए। टोपी वाला लड़का तो इस बात से सहमत है लेकिन काफी सारे लोग इस बात को मना कर देते हैं। अब ब्लू हुडी वाला लड़का बोलता है, हमें मेरे दाएं साइड खड़े अंकल का चुनाव करना चाहिए और फिर क्लॉकवाइज दिशा में चल के सभी बूढ़े लोगों को चुनकर मार देना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत ऐसा करने से मना करती है लेकिन इससे अच्छा आइडिया किसी के पास तो है नहीं। अब बीप बीप की आवाज दोबारा शुरू होती है। बेचारा बूढ़ा आदमी सभी से भीख मांगता रहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन आखिर में बिजली के झटके से मार जाता है। अब जैसा कि ज्यादातर लोग हुडी वाले लड़के की योजना के लिए हाँ बोल चुके हैं, इसीलिए अब उनके पास समय है और उनके साथ क्या चल रहा है वो इस बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। उनको लगता है कि शायद फौजी को इस बारे में कुछ पता हो और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे ऊपर कोई एलियंस का हमला हुआ है? लेकिन फौजी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब पीछे खड़ा एक आदमी बोलना शुरू करता है और कहता है, मुझे याद है कि बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे याद है कि मैं रोड के ट्रैफिक में फंसा हुआ था और सारी जगह अंधेरा होने से पहले मैं इधर उधर भाग रहा था। अब ये बात सुनकर कुछ लोग बताते हैं कि हाँ, उनको भी ऐसा ही याद है। बीप बीप की आवाज दोबारा शुरू होती है और सभी मिलकर एक और बूढ़े इंसान को चुनते हैं। अब पीछे खड़ा आदमी दोबारा बोलना शुरू करता है, कहता है, मुझे याद है कि मुझे एक अंतरिक्ष यान में खींचा गया था और फिर मैं एक लाल रंग वाले कमरे में था जहां बहुत सारी लाशें पड़ी थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो लाशें नहीं, हम लोगों की तरह बेहोश किए हुए लोग थे
और अब वो तीसरे बूढ़े इंसान को चुनते हैं और फिर अपनी बातचीत दोबारा शुरू करते हैं। चौथा बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मुझे भी याद है कि वो एलियंस कैसे बात करते थे और कैसे दिखते थे। अब इसकी बात सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। अब टोपी वाला लड़का बोलता है, हमें अगला किसका चुनाव करना चाहिए। सभी का ध्यान टोपी वाली औरत पर जाता है और उससे उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं। जब सभी को पता चलता है कि वो औरत केवल 52 साल की है तो काफी लोगों को फैसला बदलना पड़ता है। टोपी वाली औरत बोलती है, पहले मुझे कैंसर हुआ करता था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे कैंसर नहीं है। ब्लू हुडी वाला बोलता है, मेरे हिसाब से तो हमें इसी बूढ़ी को चुनना चाहिए क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस है सबसे पहले मरने के। लेकिन एक डॉक्टर बोलती है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। नीले हुडी वाला लड़का दोबारा बोलता है, ये आंटी तो 50 साल से ऊपर की है तो हमें सबसे पहले इसी को मारना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि कौन कितनी उम्र जिएगा इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। वो लड़का ऐसा करने के लिए सभी को मनाता रहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और सभी लोग मिलकर उसी को मार डालते हैं। अब कैंसर वाली औरत बोलती है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ हम सभी को कौन लेकर आया और हम सभी को ये सब चीजें क्यों करवा रहा है और हम सब लोगों में ऐसी क्या चीज सेम थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन काफियों को लगता है कि उन लोगों को यहाँ बिना किसी मतलब के, बिना कोई सोचे समझे लाया गया है। अब कैंसर वाली औरत बोलती है, मेरे हिसाब से हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। तभी बैथ नाम की लड़की सबसे पहले अपने आप के बारे में बताती है और जैसे वो बोलती है बीप की आवाज शुरू हो जाती है और मारी जाती है। इसके बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। इसके बाद भी क्रैग बोलता है कि मेरे साथ खड़ी ये औरत मेरी पत्नी है। कोई पूछता है कि क्या और भी लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। पीछे खड़ा एक आदमी बोलता है, मैं डॉक्टर को जानता हूँ। हालांकि वो दोनों बताना नहीं चाहते कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। क्रैग बोलता है कि प्लीज आप लोग मेरी पत्नी को मत मारना। दोबारा बेबी शुरू होती है और एक और इंसान मारा जाता है। इसके बाद वो स्पेनिश बोलने वाले एक आदमी से बोलने को बोलते हैं लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती। तभी उसके पीछे खड़ी एक औरत बोलती है, सर मैं आपकी बातें इंग्लिश में सभी को समझाऊंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही आती है। फिर वो औरत उस स्पेनिश वाले आदमी से उसके परिवार के बारे में पूछती है जिसके जवाब में वो बोलता है, मेरी 2 बेटियां हैं जो कि मैक्सिमो में रहती हैं। अब लाल रंग की टाई वाला आदमी देश में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों की बात करना शुरू कर देता है जिसके जवाब में वो चेक शर्ट वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें जल्दी से एलियंस के पास जाना है। फिर सभी स्पेनिश बोलने वाले आदमी से पूछते हैं, क्या तुम अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहे हो। और स्पेनिश वाला आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहा हूँ। दोबारा बीप बीप की आवाज शुरू हो जाती है और अब की बार आगे खड़ी एक जवान लड़की मारी जाती है। पुलिस वाला एक आदमी को पहचान लेता है जिसका नाम रॉल है। वो इसलिए रॉल को पहचान पाता है क्योंकि रॉल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की पिटाई की थी। और ये सुनकर कैंसर वाली औरत पुलिस वाले से पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही लड़का है। इस बात को बीच में लाकर पुलिस वाला साबित करना चाहता है कि रॉल एक अच्छा आदमी नहीं है। अब पुलिस वाले और रॉल के बीच काफी बहसबाजी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। जब बाकी लोग रॉल पर जोर लगाकर पूछते हैं कि क्या तुमने सच में अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा था, तो रॉल मान लेता है और बोलता है वो लड़की इसी लायक थी। और बस फिर क्या, इसलिए अगली बार बिजली का झटका रॉल को ही लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद गोल्डन हेयर वाली लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जोया है। वो बोलती है, शायद हम लोगों को पता लगाना है कि हम सभी में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हम गिने चुने लोगों को यहाँ लाने के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी इस बात से सहमत नहीं होता। वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से आखिर में सभी लोग मारे जाएंगे और ऐसा होते हुए एलियंस हम सबको देखना चाहते हैं। हालांकि जोया के पीछे खड़ा ये गोल्डन हेयर वाला लड़का जिसका नाम रॉन है, वो भी उसकी बात को समझता है और कहता है कि हाँ, हमें पता लगाना होगा कि हम में से जिंदा रहने लायक कौन है। अब सभी सोच रहे होते हैं कि कौन जिंदा रहने लायक है और हमें किस आधार पर इस बात का पता लगाना चाहिए। लेकिन इसके दौरान बीप बीप की आवाज भी साथ साथ चल रही है। अब की बार आगे लाइन में खड़ी मुस्लिम औरत मारी जाती है। अब अफ्रीकन के दिमाग में एक चाल चलती है और अपने को बचाने के लिए वो जाति, रंग, इन सभी को बीच में लेके जाता है और बोलता है, अब हम काले रंग वालों को टारगेट किया जाएगा। आगे खड़ा एक गोरा आदमी बोलता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी हम जैसे ही हो और यहाँ पर गोरे काले सभी लोग मारे जा रहे हैं। अब दूसरा खड़ा एक और अफ्रीकन आदमी पहले वाले अफ्रीकन को बोलता है, भाई तुम इस बात को मत शुरू करो, अगर तुम इस बात को जारी रखोगे तो सभी लोग तुम्हें ही मारने के लिए चुनेंगे। टोपी वाला आदमी इस बात से सहमत है। अब वहाँ पर सभी लोगों में भेदभाव से जुड़ी बातें शुरू हो जाती हैं और कौन इस बारे में क्या क्या सोचता है साफ साफ पता लग रहा होता है। अब पुलिस वाला बोलने लगता है और उसकी बातों से साफ पता लग रहा है कि वो रंग रूप में भेदभाव करने वाला इंसान है, इसीलिए बिजली का अगला शिकार उसी को बनाया जाता है।
अब फौजी को लगता है कि हमें एक दूसरे की राय पर सभी को मारना बंद कर देना चाहिए, लेकिन पहले वाला अफ्रीकन आदमी इस बात से सहमत नहीं होता। वो बोलता है हमें सभी की राय और सोच को ध्यान में रखते हुए ही लोगों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन फौजी और स्पेनिश आदमी की बात समझने वाली लड़की बोलती है हमें मिलकर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है और हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अगली बार जब वो चुनाव करते हैं सभी अपने आप को चुनते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अगली बार वो सभी अपने साथ वाले इंसान को चुनने का तय करते हैं, लेकिन फिर भी कोई मारा जाता है और सभी मान लेते हैं कि चुनाव करने में किसी ने कोई गलती की है। वो यही करने की दोबारा कोशिश करते हैं और ऐसा करने में प्रेग्नेंट औरत अपने पास खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद करती है। अचानक प्रेग्नेंट औरत और एक और आदमी के ऊपर लाइट आती है तो सभी मिलकर दोबारा चुनाव करते हैं और आदमी मारा जाता है। अब सवाल ये आता है कि अब की बार दो लोगों का चुनाव क्यों हुआ, जिसके जवाब में पीछे खड़ा आदमी बोलता है मैंने अपने साथ वाले आदमी को छोड़कर उस आदमी को चुना था क्योंकि मुझे पता लग गया था कि उस आदमी ने प्रेग्नेंट औरत को चुना था। अब सभी के दिमाग में सवाल आता है कि क्यों वो आदमी ऐसा करना चाहता है। तो पीछे वाला लड़का दोबारा बोलता है मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये गेम डिजाइन किया हुआ है उस हिसाब से सभी लोग मारे जाएंगे और आखिर में प्रेग्नेंट औरत और उसकी बच्ची बचेगी। अब ये सुनकर पीछे खड़ा रॉन बोलता है अगर हम छोटी लड़की और प्रेग्नेंट औरत को मार देंगे तो हम लोगों के पास जिंदा बचने के ज्यादा मौके होंगे। अब चेक शर्ट वाले आदमी के हिसाब से भी उन दोनों में से ही किसी को मारा जाना चाहिए। हालांकि लाल टाई वाला आदमी इस बात से सहमत नहीं होता। अब कैंसर वाली आंटी भी प्रेग्नेंट औरत का साथ देने के लिए बोलती है कि ये बेचारी एक अकेली जान नहीं है, इसके पेट में एक और जान जी रही है। अब दोबारा से अकेले मरने वाले इंसान का चुनाव शुरू होता है और एक और बार दो लोग चुने जाते हैं। अब की बार बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट औरत की बेटी दोनों को चुना जाता है और फिर बूढ़ी औरत को मारने का चुनाव किया जाता है। पीछे खड़ा एरिक और फौजी चाहते हैं कि उन्हें छोटी बच्ची और प्रेग्नेंट औरत को बचाना चाहिए, लेकिन चश्मे वाला आदमी बोलता है मैं इन दोनों को नहीं जानता और ये अच्छे हैं या बुरे ये जानना चाहता हूँ। वो बच्ची से सवाल जवाब करने लगता है और तभी चुनाव भी शुरू हो जाता है। अब की बार प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेटी दोनों को चुन लिया जाता है। उन दोनों के पीछे खड़ा आदमी बोलता है ये अच्छा मौका है, हमें इन दोनों को मार देना चाहिए, लेकिन उसी को बिजली का तगड़ा झटका लगता है और वो मर जाता है। अब एक नई रणनीति बनाई जाती है। क्रैग बोलता है मेरे हिसाब से हमें चुनाव बंद कर देना चाहिए और जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आना चाहते हैं उनको खुद मर जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने गोले से बाहर नहीं आता। तभी छोटी उम्र का एक लड़का ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी के बीच बहस चल रही होती है और उस छोटे लड़के से पूछा जाता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, जिसके जवाब में छोटा लड़का बोलता है मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ। तभी चेक शर्ट वाला आदमी बोलता है ये एक छोटा बच्चा है, हमें उसे ऐसा करने से रोक देना चाहिए। लाल टाई वाला आदमी इस बात से सहमत नहीं होता और छोटे बच्चे से पूछता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। अब जैसे बीप बीप शुरू होती है पीछे खड़ा एक बूढ़ा जेंटलमैन आदमी बोलता है इस छोटे बच्चे की जगह मैं मरने को तैयार हूँ, और ऐसा बोलते ही वो अपने गोले से बाहर आ जाता है। लाल टाई और चश्मे वाला दोनों अभी भी बोल रहे होते हैं कि लोगों को अपने आप से गोले से बाहर आ जाना चाहिए, हालांकि वो खुद अपने गोले से बाहर नहीं आते और ना ही मरना चाहते हैं। तभी चेक शर्ट वाला आदमी बोलता है कि अब प्रेग्नेंट औरत को बाहर निकल जाना चाहिए। चश्मे वाला आदमी छोटे लड़के से पूछता है क्या तुम अभी भी आगे आकर मरना चाहते हो, जिसके जवाब में चुनाव शुरू होते ही छोटा लड़का अपने गोले से बाहर निकलकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद सभी लोगों को लग रहा होता है कि अपनी जान देने वाला अगला इंसान फौजी होगा, क्योंकि उसने अपने देश के लोगों की जान बचाने की कसम खाई है। हालांकि वो भी ऐसा नहीं करना चाहता। वो बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में कुर्बान कर दी है और कुछ समय पहले मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसके पास जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। टाइम निकलता रहता है और अपनी जान देने वाले अगले आदमी का सभी इंतजार कर रहे होते हैं। पीछे खड़ी एक औरत ऐसा करने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो अकेली है, उसका लड़का जान से मर चुका है। तभी एक चर्च का पादरी बोलता है तुम जल्दी से उससे मिल पाओगी बेटी। अब वो औरत अपने गोले से बाहर निकलकर अपनी जान दे देती है और फिर उसके बाद काले सूट वाले आदमी और उस पादरी के बीच काफी बहस होती है। आखिरकार सभी के बीच धर्म से जुड़ी बातें शुरू हो जाती है। काले सूट वाला आदमी बोलता है हम लोगों के पास एक ही भगवान है और वो भगवान हमारे बीच ही है, ये बिजली गिरने वाला चक्र ही हमारे लिए अभी भगवान है। वो काफी गुस्से में है और अपनी बातों से सहमत होने वाले इंसान के बारे में पूछता है। तभी बीप बीप शुरू हो जाती है और काले सूट वाले को लगता है कि सभी मिलकर उसको ही चुनेंगे। दो जनों का चुनाव होता है, काले सूट वाले का और एक दूसरी लड़की का। बेचारी वो लड़की मारी जाती है। वो आदमी अभी भी सभी को भला बुरा बोल रहा होता है और अचानक अपने साथ खड़ी जोया से पूछता है क्या तुम सेक्स करने वाली मूवीज में काम करती हो। वो मना करती है, लेकिन काले सूट वाला उससे जबरदस्ती इस बात को मानने के लिए बोल रहा होता है। अब की बार चुनाव में वो आदमी नहीं बचता, अब की बार काले सूट वाले को ही मार दिया जाता है। जब जोया रो रही होती है तो चश्मे वाला आदमी बोलता है अब हमें उन लोगों को मारना चाहिए जिन लोगों के कोई बच्चे नहीं है, जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों को अभी के लिए नहीं चुनना चाहिए। क्रैग बोलता है मेरी और मेरी बीवी की एक बेटी है। अब चश्मे वाला बोलता है जिन लोगों के बच्चे नहीं है उनको खुद बाहर निकलकर अपनी जान दे देनी चाहिए। फिर लाल टाई वाला आदमी पीछे खड़ी एक औरत से पूछता
है, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं या पति है? लेकिन सवाल का जवाब देने की जगह वो औरत उल्टा लाल टाई वाले से ये सवाल करने लगती है, और जब लाल टाई वाला जवाब दे रहा होता है तभी एक और लड़की भी मर जाती है। फिर वो औरत अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और सभी को पता चलता है कि वो लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को पसंद करती है, और लाल टाई वाला साफ साफ इस बात को पसंद नहीं करता है और उसकी बोली बातें किसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए अगले चुनाव में वो मारा जाता है। अब रॉन बोलता है कि मेरे दिमाग में एक सवाल है, मानो कि सभी लोग मारे जाते हैं और बस 2 ही लोग बचते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? क्या वो दोनों जिंदा बच जाएंगे या दोनों मारे जाएंगे? पीछे खड़ा एरिक बोलता है जो भी आखिरी में 2 लोग बचेंगे उनमें से एक इंसान को खुद की जान देनी होगी। अब चेक शर्ट वाला आदमी बोलता है कि आखिर में मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। कैंसर वाली औरत बोलती है हमें किसी ऐसे का चुनाव करना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें कि आखिर में वो इंसान खुद की जान देने के लिए तैयार रहेगा। स्पेनिश आदमी की मदद करने वाली औरत बोलती है इस हिसाब से तो हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। अब रॉन बोलता है हमें फिर भी मिलकर चुनाव तो करना ही पड़ेगा। जोया पूछती है कि मान लीजिए आखिर में प्रेग्नेंट औरत और उसके बच्चे बचते हैं तो इसके बाद क्या होगा? जिसके जवाब में डॉक्टर बोलती है कि ये दोनों खुद इस बात का चुनाव कर सकते हैं। अब दोबारा वोटिंग शुरू होती है। अब की बार उस डॉक्टर और उसकी जान पहचान वाले आदमी को चुना जाता है और अब की बार दोनों साथ में मर जाते हैं। रॉन बोलता है हमें तय करना होगा कि इन माँ बेटी में से कौन मारा जाएगा, लेकिन फौजी बोलता है कि ये बंदा खुद को बचाने के लिए इन दोनों को मारना चाहता है और चाल चल रहा है। फिर क्रैग भी सभी को बोलता है अगर हमें दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनोगे? अब चश्मे वाला आदमी प्रेग्नेंट औरत से पूछता है लड़की तुम क्या काम करती हो? अब ये सुनते ही सभी बोलते हैं कि हम इस सवाल के हिसाब से किसी को मौत के लिए नहीं चुन सकते। हालांकि चश्मे वाला बोलता है ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन कितना ज्यादा अपने समाज के लिए काम करता है। स्पेनिश आदमी की मदद करने वाली लड़की बोलती है प्रेग्नेंट औरत क्या करती है क्या नहीं करती ये जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि वह माँ बनने वाली है। चश्मे वाला आदमी प्रेग्नेंट औरत के खिलाफ बोले जाता है और इसी के दौरान टोपी वाला लड़का मारा जाता है। फिर चेक शर्ट वाला चश्मे वाले से पूछता है अंकल आप तो बताइए आप समाज के लिए ऐसा क्या करते हैं? जिसके जवाब में वो बोलता है मैं बैंक में काम करता हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। चश्मे वाला सभी के खिलाफ खड़ा है, लेकिन अब की बार स्पेनिश आदमी की मदद करने वाली औरत मारी जाती है। अब तक सभी लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, एक जो प्रेग्नेंट औरत के साथ है और एक जो उनको मारने के मूड में है। अब सभी को लगता है कि अगला मरने वाला इंसान स्पेनिश आदमी होगा। तभी पीछे खड़ा एरिक बोलता है एक ग्रुप ने स्पेनिश आदमी की मदद करने वाली औरत को चुना क्योंकि सभी को पता था कि वो औरत प्रेग्नेंट औरत और उसकी बच्ची को बचाना चाहती थी। अब ग्रुप की बात सभी के बीच आ चुकी है। गिनती की जाती है कि कौन कौन प्रेग्नेंट औरत को बचाना चाहता है और कौन उसके खिलाफ है। अब की बार छोटी बच्ची और स्पेनिश आदमी को चुना जाता है। स्पेनिश आदमी को वहाँ चल रही चालबाजी समझ आ रही होती है, इसलिए बच्ची को बचाने के लिए वो खुद की जान दे देता है। अब चश्मे वाला आदमी फौजी को बुरा भला बोलता है ताकि वो उसको अपने समूह में शामिल कर सके। चश्मे वाला और रॉन मिलकर क्रैग और क्रैग की पत्नी और अफ्रीकन आदमी को अपनी तरफ कर लेते हैं। अब दोबारा मरने का चुनाव होता है। 2 ग्रुप होने की वजह से दोबारा 2 लोग चुने जाते हैं। बच्ची पर दोबारा खतरा है, लेकिन इस बार दूसरा चुना हुआ इंसान है खुद चश्मे वाला। अब अफ्रीकन आदमी और रॉन बोलता है कि हमें इन दोनों को ही मार देना चाहिए, लेकिन चश्मे वाला आदमी ही मारा जाता है क्योंकि क्रैग की पत्नी का दिमाग बदल गया और मरने के लिए चश्मे वाले को चुन लेती है। सभी को पता चल जाता है कि ऐसा उसी की वजह से हुआ है, लेकिन वो बोलती है मैंने अपना फैसला नहीं बदला था, मैंने तो वोट ही नहीं दिया। अब जैक शर्ट वाला बोलता है कि मुझे लगता है हम सभी को आखिर में मरना ही है, इसलिए हमें बिना धोखाधड़ी और शान के साथ मरना चाहिए। क्रैग बोलता है मुझे लगता है तुम चाहते हो कि छोटी लड़की को मर जाना चाहिए और प्रेग्नेंट औरत को बचाना चाहिए। अब रॉन जोया को अपनी टीम में करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो बोलता है हमें समय की जरूरत है, इसलिए हमें चेक शर्ट वाले आदमी को मार देना चाहिए। फिर सभी मिलकर चेक शर्ट वाले आदमी को मार देते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि किसकी टीम में कितने लोग हैं। फौजी बोलता है कि हमें क्रैग की पत्नी को मारना चाहिए और ऐसा उसने क्रैग के हाव भाव को देखकर ही बोला होता है। आखिरी समय पर क्रैग अपना मन बदल लेता है और बच्ची वाली टीम का साथ देने लग जाता है। फौजी के बोलने पर अफ्रीकन आदमी को मार दिया जाता है। अब उसके मरते ही रॉन क्रैग और क्रैग की पत्नी से सवाल करता है कि मुझे लगता है तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। दोनों पति पत्नी से सवाल पूछे जाते हैं। एक औरत पूछती है तुम्हारे पति का क्या नाम है, और इस सवाल का जवाब देने में क्रैग की पत्नी फंस जाती है। वैसे तो क्रैग ने अपना नाम पहले बताया था, लेकिन फिर भी उसकी नकली पत्नी उसका नाम भूल चुकी होती है। अब क्रैग बोलता है ऐसा करने के लिए मुझे इस औरत ने ही बोला था, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। क्रैग की नकली पत्नी बोलती है ठीक है मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरा सच में एक बच्चा है। अब रॉन बोलता है हम सभी हत्यारे हैं, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोल नहीं सकता है। अब इसके बाद रॉन अपने साथ खड़ी औरत को अपनी टीम में करने के लिए वो उस औरत के परिवार के बारे में भावुक बातें करने लगता है। एक और बार चुनाव होता है, लेकिन किसी हड़बड़ी की वजह से 5 लोगों का चुनाव हो जाता है।
रॉन, फौजी, कैंसर वाली आंटी, जोया और गे औरत को चुना गया होता है। दोबारा चुनाव करने पर रॉन ही बचता है और बाकी सभी मारे जाते हैं। पादरी रो रहा होता है लेकिन रॉन अपनी चालबाजी में लगा पड़ा है। वो प्रेग्नेंट औरत से बोलता है तुम भी मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन प्रेग्नेंट औरत ऐसा करने से मना कर देती है। पीछे खड़ा एरिक अभी भी अपनी तरह से ही काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ खड़ा पादरी प्रेग्नेंट औरत से माफी मांगता है और अपने गोले से बाहर निकल जाता है। अब एरिक और रॉन को महसूस होता है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, इसलिए रॉन एरिक को बोलता है तुम मुझे प्रेग्नेंट औरत या उसकी बेटी में से किसी एक को मारने दो, मैं तुम्हें क्रैक की नकली बीवी को मारने दूंगा। दोबारा चुनाव होते हैं और सभी अपने हिसाब से चुनाव करते हैं, लेकिन बूढ़े अंकल किसी को नहीं चुनते। अब की बार नकली पत्नी मारी जाती है। एरिक बोलता है कि इन बूढ़े अंकल ने अभी तक एक भी बारी में वोट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। सभी के बीच बहसबाजी हो जाती है और सभी तय करते हैं कि वो मिलकर बूढ़े अंकल को मारेंगे, लेकिन एरिक और प्रेग्नेंट औरत के बीच एक रणनीति बनती है और वो मिलकर रॉन को चुन लेते हैं। अब वहाँ केवल 4 लोग ही बचे हैं। अब की बार उन्हें बूढ़े आदमी को चुनना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। बेचारे बूढ़े अंकल भी मारे जाते हैं। अब एरिक, प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेटी बचे हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। एरिक बोलता है मुझे लगता है कि एलियंस किसी तरह का प्रयोग कर रहे हैं और वो इंसानों की जांच करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हैं। प्रेग्नेंट औरत बोलती है हमें एक दूसरे को मार देने से, इस तरह की जांच से उन्हें हमारे में क्या पता लगेगा। जिसके जवाब में एरिक बोलता है ऐसे मरने का चुनाव कर देने से एलियंस को पता चल जाएगा कि हम इंसान कैसे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इसके बाद वो बोलता है अब तुम दोनों को तय करना है कि अब तुम दोनों में से कौन मरने वाला है, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। बच्ची बेचारी रो रही होती है क्योंकि उसने अपना फैसला ले लिया है। वो अपनी माँ के बच्चे को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो जाती है। एरिक बोलता है कि बेटा हम दोनों एक साथ गोले से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे छोटी बच्ची अपना पैर बाहर रखने वाली होती है एरिक प्रेग्नेंट औरत को चुन लेता है। तभी प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेटी मर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अभी भी उस कमरे में फंसा हुआ है। एक और बार चुनाव शुरू होता है। वो एलियन को गाली देता है कि तुम तो सभी को मारने वाले हो। वो कोई वोट नहीं करता और जैसे ही बीप बीप की आवाज रुकती है वो देखता है कि अब की बार मेरे और प्रेग्नेंट औरत के पेट वाले बच्चे को चुना गया है। एरिक को अपने या फिर छोटे बच्चे के बीच में चुनाव करना है। वो बच्चे को मारने का तय करता है और अचानक बाहर जाता है। उसको ऊपर एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है और जब वो खड़ा होता है वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे अंतरिक्ष यान हैं। एरिक ने चाल के साथ सभी के साथ खेला और अपने आप को अच्छा दिखाया। वो जानता था कि आखिर में पहुंचने के बाद मैं क्या कर सकता हूं। और दोस्तों इस तरह एरिक ने खुद को बचा लिया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।